हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में जो कि बिहार स्पेशल स्टेट से रिलेटेड है, जो कि ये 14वीं क्लास है 14, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे और वो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड होंगे, श्रवण बाधिता से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन होंगे और डायरेक्ट उनका उत्तर होगा। आप लोगों को नोट्स बनाने में भी कई बार आसानी होती है। हालांकि एमसीक्यूज भी आपको मिलते रहेंगे और जो भी एक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, इन सब का भी थ्योरेटिकल वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने वाला है पूरी तरीके से, जिससे आप उनको पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यूज में मिलते हैं, उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत होती है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। श्रवण हानि क्या है, जो श्रवण क्षति कहते हैं जिसे, क्या है ये? अब बेसिकली देखिए, इसको डिफाइन करते हैं हम जब कि श्रवण हानि ध्वनि सुनने में आंशिक या पूर्ण असमर्थता को संदर्भित करता है, या तो पार्शियल रूप से या तो टोटल इनेबिलिटी होती है सुनने की, किसी भी साउंड को सुनने की, तब हम उसको कहते हैं कि श्रवण हानि उसे है, उस कैटेगरी में हम लेते हैं। बट इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं और भी आपको मिलेंगी आरसीआई के अनुसार, पीडब्ल्यूडी के अनुसार, ये सब आप याद रखिए। इसका फुल वीडियो भी बना हुआ है अलग से 2 या 3 पार्ट में, आप उसे देखेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि श्रवण हानि के संभावित प्रभाव क्या हैं। मतलब अगर किसी को श्रवण हानि हो जाती है या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है किसी को, तो क्या इफेक्ट होता है, उसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन पर। तो उत्तर है श्रवण हानि से भाषा विकास, संचार या जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, सामाजिक संपर्क या जिसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, या जिसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, और दैनिक कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और ये अगर प्रभाव इन क्षेत्रों में पड़ गया तो आप समझिए कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, वो रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि संवेदी तंत्र का श्रवण दोष क्या है, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। आप जानते हैं कि एक प्रकार है, ये क्या है, श्रवण बाधिता का एक प्रकार है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो उत्तर है इसका, संवेदी तंत्र का श्रवण दोष तब होता है जब आंतरिक कान यानी कि जो इनर ईयर होता है, या फिर श्रवण तंत्रिका जो हमारी होती है, या जो हमारी हियरिंग नर्व होती है, वो स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाती है, अक्सर कर्णावत बाल कोशिकाओं के मुद्दों के कारण। कर्णावत बाल कोशिका क्या होता है, जो कॉक्लियर हेयर सेल्स होती हैं, उससे भी रिलेटेड इसे अगर इशू होता है इनमें, तो हमारा संवेदी तंत्र का श्रवण दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 संवेदी तंत्र का श्रवण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। उत्तर है उम्र बढ़ना, तेज शोर के संपर्क में आना, चोट, बीमारी, कुछ दवाएं या विरासत में मिली स्थितियां संवेदी तंत्र का श्रवण दोष में योगदान कर सकती हैं कि उनको ऐसे समस्या हो जाएगा। इसलिए आप एक से बहुत सारे उत्तर भी इसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि क्या संवेदी तंत्र का श्रवण दोष चिकित्सकीय रूप से इलाज योग्य है, यानी कि जो मेडिकली ट्रीटेबल है या नहीं है। तो फिलहाल उत्तर है कि आमतौर पर संवेदी तंत्र का श्रवण दोष चिकित्सीय या शल्य चिकित्सा द्वारा, जो सर्जिकली ट्रीटेबल है, शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज योग्य नहीं होता है। लेकिन श्रवण यंत्र कई व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कई बार होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, अगर आप दे देते हैं हियरिंग एड, तो उसे फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं, बट 100% होगा ही ये भी ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि प्रवाहकीय श्रवण हानि की क्या विशेषता है, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है उसकी क्या विशेषता है। उत्तर है प्रवाहकीय श्रवण हानि बाहरी या मध्य कान में होती है, जहां ध्वनि तरंगे ईयरवैक्स, बाहरी वस्तुएं। अच्छा, बाहरी वस्तुओं का क्या होता है कि जैसे अनावश्यक जो गंदगी वस्तुएं होती हैं, वो तरल पदार्थ, संक्रमण या हड्डी की असामान्यताओं जैसे कारकों से बाधित होती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, और भी हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों को किस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। और आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, किसी को डम कह दो, किसी को कुछ कह दो। तो बेसिकली उत्तर है कि इनको गूंगा, मूक, बंद, पागल, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो डम एंड म्यूट का हम जिसको यूज़ करते हैं। दरअसल आप देखेंगे तो उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं, उनके पास साइन लैंग्वेज होती है, वो साइन लैंग्वेज से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अब आपको या समाज को साइन लैंग्वेज नहीं आती है तो वो गलत थोड़ी है। इसके लिए हमारे समाज में इंटरप्रेटर्स रेडी हैं, इंटरप्रेटर्स का कोर्स भी होता है। तो इसलिए ये शब्द बैन हैं, इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक तरीके की आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक डिग्निटी होती है, गरिमा होती है। आपको कोई गाली दे करके बुलाए, एक तरीके से ये शब्द कहना मतलब उनको गाली देना ही है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि के लिए बढ़ते प्रवर्धन से हमेशा वाणी समझ में सुधार होता है? मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि क्या होता है? जो कि मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस होता है, उसको कहते हैं मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि। इसका उत्तर है कि मध्यम गंभीर श्रवण हानि वाले लोगों के लिए बढ़ते प्रवर्धन से हमेशा वाणी स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि श्रवण यंत्रों के साथ भी दिक्कत होती है, क्योंकि मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस काफ़ी दिक्कत करता है। और आप देखेंगे कि जो 56 से 70 जो इसका डिग्री होता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और वाणी डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि प्रवाहकीय श्रवण हानि का अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना किसे है? उत्तर है, प्रवाहकीय मतलब जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। उत्तर है, प्रवाहकीय श्रवण हानि बच्चों में सबसे आम है, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें बार बार कान में संक्रमण होता है, या जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, या जो अपने कान नली नाली या नली सॉरी इसको नली पढ़िएगा, नली या नहर जो कान की नली होती है में बाहरी वस्तुएं डालते हैं, तो उनसे अधिक संभावनाएं हो जाती हैं कि अगर प्रवाहकीय श्रवण हानि का अनुभव होगा उन्हें, या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि मिश्रित श्रवण दोष क्या है, जिसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। उत्तर है कि कभी कभी आप देखते हैं कि प्रवाहकीय श्रवण हानि, सेंसरी न्यूरल श्रवण हानि, या जिसे हम कहते हैं SNHL जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, के साथ ही होती है। इसका मतलब ये है कि बाहरी या मध्य कान और भीतरी कान या मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिका मार्ग में क्षति हो सकती है, और यहाँ पर हो गया तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब तीनों कानों में खराबी होने के पूरे चांसेस। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी डीबी रेंज, डीबी क्या होता है? डीबी मतलब डेसिबल, ध्यान रखिएगा डीबी हमेशा स्मॉल डी और कैपिटल बी में लिखा जाएगा, और कैपिटल बी का मतलब है, ये इसलिए है क्योंकि ग्राहम बेल के नाम से लिया गया है, और डेसी क्या है, एक यूनिट है, इसलिए स्मॉल डी है। कौन सी डीबी रेंज सामान्य श्रवण की विशेषता बताती है? वो 0 से 25। अच्छा, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि गुड्समैन के अनुसार है, क्लार्क के अनुसार है, WHO के अनुसार है, इन सबको डिटेल से भी आप जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि स्लाइट हियरिंग लॉस को किस डीबी रेंज में वर्गीकृत किया गया है? तो ये मामूली श्रवण हानि को 16 से 25 dBHL की सीमा के भीतर वर्गीकृत किया गया है। कई बार आपको 10 से 25 भी मिल जाएगा, कई बार आपको 20 से 25 भी मिल जाएगा, कई बार ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कंपटीशन में। तो क्योंकि वो जो 0 से 25 रेंज होता है ना, उसको लोग मान लेते हैं कि हम उसको उस लेवल में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि श्रवण हानि की डिग्री को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कि डिग्रीज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो उत्तर है, श्रवण हानि की डिग्री को आमतौर पर हानि की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। गंभीरता मतलब जैसे आप देखते हैं कि सीवियरिटी के आधार पर, कि कितना समस्या किस लेवल का है। जैसे कि मान लीजिए माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, मॉडरेटली सीवियर हो गया, सीवियर हो गया, प्रोफाउंड हो गया। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है इसमें कि आप हल्के या मध्यम या गंभीर या गहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इस क्षेत्र में। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि दो श्रेणियों के बीच आने वाली श्रवण हानि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर उत्तर है जब श्रवण हानि दो श्रेणियों के बीच आती है तो इसे आमतौर पर दोनों के संयोजन के रूप में लेबल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मध्यम से गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 75, एक ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण हानि की गंभीरता का निर्धारण कैसे कर सकता है? उत्तर है एक ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण परीक्षण करके श्रवण हानि की गंभीरता का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि जब तक श्रवण परीक्षण नहीं करेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि सीवियरिटी किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है, वटेवर जो भी जितनी कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि क्या श्रवण हानि का आकलन करने के लिए ऑनलाइन श्रवण प्रशिक्षण विश्वसनीय हैं? उत्तर है कि ऑनलाइन श्रवण प्रशिक्षण अधिक आम होते जा रहे हैं, लेकिन सटीक परिणामों के लिए विशेष रूप से यदि श्रवण हानि का पता चला है तो व्यक्तिगत आकलन, यहाँ पर मूल्यांकन नहीं, व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन या आकलन का पालन करने की सिफारिश की जाती है कि जब तक वो मशीन के पास रहे, ऑडियोलॉजिस्ट हो वहीं पर, तो बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 77, श्रवण हानि का आकलन करने में ओवर द काउंटर श्रवण यंत्र क्या भूमिका निभाते हैं? उत्तर है ओवर द काउंटर श्रवण यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है और ऑनलाइन परीक्षणों के बढ़ने के साथ वे श्रवण आकलन की पहुंच में योगदान करते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि इसको आप और भी बहुत डिटेल से पढ़िएगा तो आपको कई बार होता है कि सब सवाल कर लेते हैं कि माइल्ड मॉडरेट किस लेवल पर जाएंगे, केवल मॉडरेट तक जाएंगे या किस सीवियर तक जाएंगे या केवल प्रोफाउंड तक जाएंगे, तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि कौन सी डीबी रेंज हल्के श्रवण हानि को परिभाषित करती है? हल्के का मतलब क्या होता है? माइल्ड, तो ये 26 से 40। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में श्रवण बाधित बच्चों का पहला विद्यालय कब बना था? भारत में बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये बना था 1884 में। ये आप देखेंगे जब मझगांवा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, आप देखेंगे तो इस समय ये पहला श्रवण बाधित बच्चों का विद्यालय बना था और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे गोल्ड स्मिथ। ये पहले प्रिंसिपल थे। वैसे इतना डीपली सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन सेशन जरूर पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्यक्तिगत आकलन के साथ ऑनलाइन श्रवण परीक्षण की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर है जबकि ऑनलाइन श्रवण परीक्षण सुविधाजनक है, यह एक अच्छा विचार है, खासकर यदि परिणाम श्रवण हानि का संकेत देते हैं तो सटीकता के लिए व्यक्तिगत आकलन से पुष्टि की जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन श्रवण परीक्षण कर लिया किसी न किसी तरीके से, फिर आपको लगता है कि ये श्रवण बाधित है, कुछ संकेत मिल रहे हैं, तब आपको पर्सनली पुष्टि के लिए वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जैसे एक ऑडियोलॉजिस्ट बैठा करके किसी सब्जेक्ट का बच्चे का टेस्ट करता है, तभी वो बेहतर सीवियरिटी और सारी टाइप्स वगैरह निकल के आएंगे। बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है, उस समय पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 81, हल्के श्रवण दोष की क्या विशेषता है? जो माइल्ड हियरिंग लॉस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उत्तर है हल्के श्रवण दोष वाले लोगों को धीमी आवाज में बोलने में कठिनाई हो सकती है और कुछ नरम जो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, जो वो छूट जाती हैं, जिसके लिए अक्सर दूसरों को बोलने या खुद को दोहराने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि अति गंभीर श्रवण दोष की कोटि क्या है? जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होती है डिग्री की, वो होती है 91 टू एबव, यानी 91 से अधिक dBHL। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि किस डीबी रेंज पर मध्यम श्रवण हानि की पहचान की जा सकती है? मध्यम श्रवण हानि मतलब जो कि मॉडरेट सीवियर लॉस होता है, मॉडरेटली हियरिंग लॉस या मॉडरेट की केवल बात कर रहे हैं। जो डीबी है केवल मॉडरेट की बात कर रहा है, जो कि 41 से 55 है। मॉडरेटली सीवियर अलग होता है, मॉडरेट अलग होता है, सीवियर अलग होता है, प्रोफाउंड अलग होता है। फिलहाल यहाँ पर हम केवल मॉडरेट की बात करेंगे, तो मॉडरेट केवल है 41 से 55।
क्वेश्चन नंबर 84 कि मध्यम श्रवण हानि, अब यहाँ पर कहता है कि मध्यम श्रवण हानि के साथ क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। मध्यम मतलब मॉडरेट हियरिंग लॉस जो होता है। उत्तर है कि व्यंजन ध्वनियाँ गायब होने के अलावा मध्यम श्रवण हानि वाले लोगों को स्वर ध्वनियाँ सुनना अधिक कठिन लगता है और श्रवण यंत्रों के बिना वे सुनते हैं लेकिन हमेशा समझ नहीं पाते हैं। हमेशा मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाते, तो खतरनाक तो है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि मध्यम गंभीर श्रवण हानि, अब यहां पर मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस की बात कर रहा है, इसकी क्या विशेषता है। तो उत्तर है श्रवण यंत्रों के बिना वाणी सुनाई नहीं देती है और प्रवर्धन के साथ भी वाणी को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 बिना सहायता या प्रत्यारोपण के गंभीर श्रवण हानि का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है श्रवण यंत्रों का कर्णावत प्रत्यारोपण के बिना गंभीर श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए वाणी अश्रव्य हो जाती है। जो कॉकली इम्प्लांट की बात कर रहा है ये, कि जैसे मान लीजिए कि अगर श्रवण यंत्र आप पहन भी रहे हैं तो जो एक तरीके का जो कॉकली इम्प्लांट है ये भी एक श्रवण यंत्र ही है, बस ये सर्जरी के थ्रू सेट किया जाता है आप में, और गंभीर श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए वाणी अश्रव्य हो जाती है। ये खास करके अगर 1% आपको सुनाई नहीं देता ना तो कोई भी श्रवण यंत्र काम नहीं करता है और 5 साल तक ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि, मध्यम रूप से मतलब मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस, या मध्यम रूप से गंभीर श्रवण हानि की जो श्रेणी आती है वो कितने में आती है। तो उत्तर है 56 से 70। 88 प्रश्न है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर है महाराष्ट्र में, वही जो आप AYJ-NISHD मुंबई कहते हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसलिए महाराष्ट्र भी उत्तर हमारा सही होता है। कई बार ऐसे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि डीबी रेंज के संदर्भ में गंभीर श्रवण हानि की क्या विशेषता है। क्योंकि डीबी जो बात कर रहा है वो सीवियर की बात कर रहा है, सीवियर हियरिंग लॉस की बात कर रहा है, तो उसकी रेंज होती है 71 से 90, 71 to 90 dBHL, डेसिबल हियरिंग लॉस। क्वेश्चन नंबर 90 श्रवण बाधित बच्चों के लिए वाशिंगटन में कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया था। देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए है, उसको कहते हैं गैलाडेट यूनिवर्सिटी, जो पहले 1864 में श्रवण बाधित बच्चों और नेत्रहीन जो विजुअल इम्पेयरमेंट उनके लिए एक स्कूल खोला गया था 1864 में। लेकिन अब देखेंगे तो वो एक विश्वविद्यालय है पूरा, और इसीलिए उसको कई बार कहते हैं कि श्रवण बाधित बच्चों का वाशिंगटन में कौन सा विश्व, हालांकि ये प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस समय खुला था, अब ये एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है। तो वो कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, गैलाडेट। अब इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं, लिखिए। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस, आई होप आपको ठीक लगे होंगे, आप सुझाव भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट भी किया करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए। आपको लगता है कि ठीक ठाक है, नहीं तो गलत लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपना वोट जरूर दिया करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।